में प्रभाव। फिजिक्स है सीनियर लूसेंट। चालक का प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रभाव किसे कहता है? ऊष्मीय प्रभाव। ये जो चालक है ना, तार, ये मान ले कि तार है, ये चालक है। इसमें चालक तार में अगर ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो धारा बहती है। क्या होता है? आई, धारा बहती है। अगर चालक तार है ये, इसमें प्रतिरोध तो ये होगा, तो प्रतिरोध होता है, जब कम या बेसी होबे करता है। तो इसमें धारा आई मान ले तो धारा है, धारा जा रही है, प्रतिरोध से टकराएगा तो जाहिर सी बात है गर्म होगा। क्यों? धारा के साथ इलेक्ट्रॉन बहती है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धारा के साथ इलेक्ट्रॉन बहती है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु, चालक के भी तो परमाणु होगा ना, चालक के भी परमाणु है, चालक के परमाणु से टकराता है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चालक के परमाणु से टकराता है, परमाणु बीच में रहता है, परमाणु ना जी, परमाणु से टकराता है ना। ऐसे सोचिए ना, पी से परमाणु समझिए पर इलेक्ट्रॉन का आता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराएगा, जब इलेक्ट्रॉन से परमाणु से टकरा तो गर्म होगा। यहाँ सॉलिड सोचिए, चालक तार रहेगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो प्रतिरोध होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, धारा में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ही चलता है चालक में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? परमाणु से टकराएगा। यहाँ पी से परमाणु समझिएगा, परमाणु से टकराएगा तो गर्म होगा। तो यह धारा जब चलती है तो प्रतिरोध से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकरा जाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराएगा तो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराता है। चालक का प्रतिरोध, धारा बहने में प्रतिरोध, धारा जब बहती है उसमें वो रुकावट डालता है, ये धारा को रुकावट करता है प्रतिरोध, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन गतिशील में रहता है, निरंतर चालक के परमाणु से टकराता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चालक के परमाणु से टकराता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चालक के परमाणु से टकराता है तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु को स्थानांतरित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा रहता है वो चालक के परमाणु से टकराता है। इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा होता है चालक के परमाणु से टकराता है, तो ऊर्जा अपना परमाणु देता है, किसको? चालक को देता है। इसी चालक को तार को देता है। इसमें ऊर्जा बहुत सारा है, ये ऊर्जा देता है किसको? चालक को। और चालक को ऊर्जा देते तो चालक गर्म होता है। इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु को स्थानांतरित कर देता है या दे देता है। देख ऊर्जा हम देते हुए चालक के परमाणु को स्थानांतरित कर देता है। इस कारण चालक का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ले लिया ऊर्जा ले लिया तो चालक का ताप बढ़ गया। चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को, चालक का जब ताप बढ़ता है, इस घटना को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने से प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जो था परमाणु से टकरा गया, तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास जो था वो चालक को मिल जाता है। इसलिए विद्युत धारा बहा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा निकलने लगा चालक में, तो वही है विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, किसी भी चालक रहे, चाहे ये रहे, फल्ला रहे, सोना चांदी तांबा लोहा, कोई भी चालक रहे, कोई भी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा से उत्पन्न होता है। विद्युत धारा है ना जी, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या है? तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र होता है ऊष्मा, ये हीट में ऊष्मा है। परिभाषा एक बार और पढ़ लेते हैं। चालक का प्रतिरोध
चालक का प्रतिरोध धारा बहने में रुकावट डालता है, धारा बहने में रुकावट डालता है ये, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणु से टकराता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चालक के परमाणु से टकराता है, चालक के परमाणु से टकराता है इलेक्ट्रॉन, तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु का सही करता है। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा चालक को दे देता है, जिसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा को उसमें प्रभाव कहते हैं। बस विद्युत धारा को उसमें प्रभाव, कोई भी चालक में ऊष्मा निकलता है, इसमें ऊष्मा निकलता है तो ऊष्मा बराबर सूत्र होता है I²RT जूल। ऐसा पद्धति में कहेगा तो जूल। I²RT। आई क्या है, धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध। आई क्या है, धारा, आर क्या है, प्रतिरोध, और टी का है टाइम, समय लगता होगा ना, धारा बहने का समय, कितना समय में धारा बहा। एच क्या, हीट में ऊष्मा। एच बराबर I²RT। एच हो गया उत्पन्न ऊष्मा एच। आई हो गया चालक में बहने वाला धारा, आई हो गया चालक में बहने वाला धारा है आई। आर हो गया चालक का प्रतिरोध आर हो गया। टी हो गया धारा बहने का समय, धारा कितना समय में बह रहा है हो गया टी। एच बराबर I²RT। कह रहा एच बराबर I²RT में विद्युत धारा द्वारा हो रहा है। I² का विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा जितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, धारा द्वारा जितना उत्पन्न होगा, धारा द्वारा जितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, उसे जो नियम सम्मिलित किया गया उसे जूल का नियम कहते हैं। जूल का नियम वही कर एच बराबर I²RT में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को I² से जितना ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा को जो नियम सम्मिलित है वे जूल के नियम कहलाते हैं। तो जूल के नियम आज के बाद बोलिएगा। जूल का नियम क्या है, H बराबर I²RT एक फार्मूला है। इसमें करंट धारा है I द्वारा जितना ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा ना, जितना ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा, इसी को कहते हैं जूल का नियम। जूल का नियम जो निम्नलिखित है, तो जूल का नियम निम्नलिखित है, जरा सुनिए। पहला नियम कहता है यदि किसी चालक का प्रतिरोध और टाइम दोनों नियत रहेगा, तो प्रतिरोध और टाइम दोनों नियत रहेगा तो जाहिर सी बात है जो ऊष्मा उत्पन्न होगा तो धारा के वर्ग के समानुपाती जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध नियत रहता है तो उसमें उत्पन्न उसमें नियत समय में नियत टाइम भी है और प्रतिरोध भी नियत है। दोनों नियत समय में उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। आर और टी नियत रहेगा तो धारा के वर्ग के समानुपाती जाता है ऊष्मा जो उत्पन्न होता है। उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती। कब, जब आर टी रहेगा नियत रहेगा, तब कांस्टेंट रहेगा, तब याद कर लीजिए। सही नहीं सही, आर टी नियत रहेगा तो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा H। आर और टी टाइम भी लगता है कराना जी। आर और टी नियत रहेगा तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। सोच लीजिए अगर 4 धारा का मान 4 है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा 4 × 16 हो जाएगा, यही ना हुआ जी। धारा का 4 रहेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा 16 में 4 गुना, है ना, वर्ग में जा भागेगा। अगर धारा 8 के स्पीड में जा रही है तो उत्पन्न ऊष्मा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा कितना, 8 × 8 = 64 है। कब, आर टी नियत रहेगा तब। आर टी नियत रहेगा तो धारा के वर्ग के समानुपाती उत्पन्न H बराबर होगा। अगर I अगर नियत रहेगा तो मैंने धारा नियत रहेगा तो, और T नियत रहेगा तो धारा और T नियत रहेगा टाइम, तो प्रतिरोध के समानुपाती होगा उत्पन्न। अब प्रतिरोध का 5 है तो उत्पन्न होगा 5 में 10, 5 होगा, बोलो,
है ना, प्रतिरोधक 5 रहेगा तो उत्पन्न ऊष्मा 5 होगा। अगर R भी और Y दोनों नियत रहेगा तो T के समानुपाती होता है। मान ले 5 घंटा में बह रही है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा 5 जूल। खाली वर्ग I के वर्ग के समानुपाती होता है H। वही सब चीजें यहाँ लिखल है हिंदी में। ऊष्मा विद्युत क्या है? ऊष्मा विद्युत को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत होता है, थर्मोमीटर ऊष्मा, हीट में भी ऊष्मा होता है। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऊष्मा विद्युत क्या है? तो यहाँ सवाल उठ रहा है ना कि तार है, क्या है? ये तार है। इस तार को गर्म कीजिएगा ना, इस तार को गर्म किया जाता है, इससे धारा प्रवाहित होने लगता है। तार को गर्म कीजिएगा, तार को गर्म, तो धारा प्रवाहित होता है, मतलब धारा बहती है। कब गर्म कीजिएगा तार को, तब धारा क्या होता है, बहने लगती है तार से गर्म होने पर। अतः ऊष्मा विद्युत में तार को गर्म करने से हम कह सकते हैं, तार को गर्म करने से इसमें जितना धारा विद्युत धारा बहती है, यही विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। तार को पूरा गर्म कीजिए, अब कितना विद्युत धारा बह रही है तार को गर्म करने पर, उसी को कहते ऊष्मा विद्युत कहते हैं। जब किसी तार को गर्म किया जाता है, तार को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तो उससे होकर विद्युत धारा बहती है, इससे होकर विद्युत धारा बहती है गर्म करने पर। अतः ऊष्मा विद्युत में किसी तार को गर्म करने से तार को गर्म करने से उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो जा रही है, ये धारा का ही अध्ययन किया जाता है। प्रवाहित विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं ऊष्मा विद्युत कहते हैं। तार गर्म करने पर कितना धारा जा रही है, नहीं जा रही है, उसका जो भी अध्ययन करते हैं उसे विद्युत धारा ऊष्मा विद्युत कहते हैं। ऊष्मा माने गर्म, विद्युत गर्म करने पर तार में कितना धारा जा रही है, उसी का है ना, कितना एम्पीयर का धारा जा रही है, उसका अध्ययन करते हैं, विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं गर्म तार में, उसे कहते हैं ऊष्मा विद्युत। सीबेक प्रभाव क्या है? सीबेक SWBACK सीबेक इफेक्ट। सीबेक प्रभाव है ना, दो अलग अलग प्रकार के तार लीजिए। एगो मान लीजिए एजी लिए चांदी का, एगो कॉपर लिए तांबा के, दोनों अलग अलग प्रकार के तार लिए, दोनों विभिन्न सिरा, एक सिरा एगो यहाँ एगो यहाँ, कॉपर का सिरा एगो यहाँ एगो यहाँ, एजी का सिरा एगो यहाँ एगो यहाँ, दोनों को अलग अलग जंक्शन पर जोड़ा गया, जंक्शन बनाया गया। जब जंक्शन बनाया गया तो देखा गया कि इससे करंट प्रवाहित होने लगता है। ये क्या होता है, करंट प्रवाहित होने लगता है। इसी घटना को कहता है सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव में दो तार रहता है और दोनों तार दो प्रकार का होता है ना, दोनों दो प्रकार का होता है। कॉपर जो नहीं है, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, एजी नहीं है, यहाँ आप फेरियम लोहा भी ले सकते हैं, लेकिन जंक्शन बनाने पड़ेगा और दोनों जंक्शन से देखा गया कि करंट प्रवाहित होने लगता है। सीबेक ने दो भिन्न बने अलग अलग पदार्थों के तारों को, दो अलग अलग पदार्थ के तार को, उनके दोनों सिरों से, एगो इस सिरा, पहला तार के दोनों सिरा ये और दूसरा तार के दोनों सिरा ये, दोनों सिरों से अलग अलग मिला करके इसको यहाँ दो जंक्शन बनाया, दोनों जंक्शन यहाँ बनाया। जंक्शन के ताप में अंतर रहने पर यहाँ ताप में अंतर देखा, यहाँ डिफरेंट ताप देखा, यहाँ अंतर मान लेते कि 50 डिग्री से था ताप में अंतर, यहाँ छुआ तो लगा कर 50 डिग्री से, यहाँ लगा 62 डिग्री मैंने 60 डिग्री से 10 ज़्यादा लगा, और दोनों में जंक्शन पर ताप में अंतर था और दोनों से करंट प्रवाहित हो रहा है। जब प्रवाहित हो रहा है करंट धारा, इसको ऊष्मा विद्युत धारा कहते हैं। तो दोनों सिरों से अलग अलग मिलाकर दो जंक्शन बनाया।
जंक्शन के ताप में अंतर रहने पर तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जंक्शन में ताप में अंतर है, अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को सीबक प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को सीबक प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार बहने वाली विद्युत धारा को, इस प्रकार विद्युत जब धारा बह रही है, इसको ऊष्मीय विद्युत धारा कहते हैं। ऊष्मीय विद्युत धारा कहते हैं। ऊष्मीय विद्युत धारा कहते हैं क्यों? ताप में अंतर है, फिर भी ताप में उष्मा, उष्मा में अंतर है, फिर भी धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए उष्मा से कारण हो रहा है करंट प्रवाहित, इसलिए ऊष्मीय विद्युत भी जा रही है, विद्युत धारा कहते हैं। ये क्या था? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव था। ऊष्मीय प्रभाव, वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव था। ये ऊष्मा विद्युत धारा है, इसे ऊष्मा कारण जो धारा बह रही है ना, ऊष्मा कारण, इसलिए ऊष्मीय विद्युत धारा कहते हैं। सीबक प्रभाव में कहा था ऊष्मीय विद्युत धारा पैदा होता है। ऊष्मीय ऊष्मा, ऊष्मा विद्युत धारा कहते हैं। जिस विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल के कारण ऊष्मा विद्युत धारा बहती है। जिस विद्युत वाहक बल के कारण, जिस विद्युत वाहक कारण ऊष्मा विद्युत धारा बहती है, वही कहा जिस विद्युत वाहक बल के कारण यह ऊष्मा विद्युत धारा बहती है, उसे ऊष्मा विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल के कारण जो ऊष्मा बहते है उसे ऊष्मा बह रहता है, इसलिए ऊष्मा विद्युत वाहक बल कहते हैं। थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। टीईएमएफ लागते है ना। जिस विद्युत वाहक बल के कारण ऊष्मा, जो ऊष्मा विद्युत धारा बहती है, ऊष्मा विद्युत धारा बहती है, उसे कहते हैं ऊष्मा विद्युत वाहक बल कहते हैं। सीबेक ने भिन्न भिन्न अलग अलग धातु के जोड़ा, अलग अलग धातु के जोड़ा, एक एजी ले लिया, एक ले लिया कॉपर, अलग अलग धातु के जोड़ा। इन धातु को ऊष्मा विद्युत श्रेणी बनाई। इन धातु के ऊष्मा विद्युत श्रेणी बनाई। दो धातु का अलग अलग प्रकार लेकर के एक ऊष्मा का विद्युत श्रेणी बना दी। इस श्रेणी हो गया क्या? इस श्रेणी वाले किन्हीं दो धातु से, इन्हीं श्रेणी में से कोई दो धातु ले लिए, एजी और यू, आओ ले सकता है, कोई जो नहीं है। मैंने दो धातु ले लिए, मान लो एजी और सी ले लिए। इस श्रेणी वाले किन्हीं दो धातु से ऊष्मा विद्युत युग्म बनाने पर उनमें ऊष्मा विद्युत युग्म का जोड़ा बना दिए। जो धातु श्रेणी में पहले आता है, माने पहले एजी आया, उससे धारा श्रेणी में अपने नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जैसन होकर प्रवाहित होता है। पहले आया तो इससे ठंडा इधर होगा, तो इधर से धातु इधर से करंट इधर प्रवाहित होगा, ठंडा वाला में। ये गर्म हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। उसे धारा श्रेणी में अपने नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन होकर बहती है। ठंडा जंक्शन मतलब ठंडा जंक्शन है, इसी से होकर बहती है। ऊष्मा विद्युत श्रेणी के कुछ धातु निम्नलिखित है। ऊष्मा विद्युत के श्रेणी के कुछ धातु निम्नलिखित श्रेणी के धातु है जो ऊष्मा विद्युत पैदा करता है। एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना, टीन, ये सब क्या है? ऊष्मा विद्युत श्रेणी के कुछ उदाहरण है। एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना, टीन। शीशा, शीशा बीच में है, शीशा के ऊपर वाला है और शीशा के इधर नीचे वाला। तांबा हो गया धनात्मक, प्लेटिनम धनात्मक, निकेल धनात्मक, बिस्मुथ धनात्मक। तांबा तांबा, प्लेटिनम प्लेटिनम, निकेल निकेल निकेल, बिस्मुथ, सब क्या धनात्मक में आएगा। कार्य ऊपर की तालिका में क्रम संख्या में शीशा से ऊपर वाली धातुएं यानी एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना, टीन ऊष्मा विद्युत ऋणात्मक है। शीशा से ऊपर कौन कौन है? एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना, टीन, सब का विद्युत ऊष्मा विद्युत यह सब है, लेकिन इधर ऋणात्मक है। शीशा से ऊपर एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना, टीन, ये सब क्या है? विद्युत ऊष्मा विद्युत ऋणात्मक है। और शीशा से नीचे वाला जितना है तांबा, प्लेटिनम, निकेल, बिस्मुथ है, ऊष्मा विद्युत धनात्मक है, सब धनात्मक है।
वही कह रहा शीशा से नीचे वाली धातु यानी तांबा प्लेटिनम निकेल बिस्मिथ उष्मा विद्युत धनात्मक है। उष्मा विद्युत आसानी से ए बी सी सब से होता है। उष्मा होता है, उष्मा जो जब बहती है तो ए बी सी से होता है। उष्मा विद्युत कहेगा आसानी से ए बी सी सब से होता है। जैसे ए से एंटीमनी बताता है, और बी से बिस्मथ बताता है, सी से क्या बताता है, कॉपर। सी से ठंडा कोल्ड यानी बता, सी से ठंडा बताता है। ए से एंटीमनी, बी से बिस्मथ, सी से कोल्ड। सी से ठंडा कोल्ड यानी करंट फ्लो फॉर्म ए टू बी थाउट सी। गर्म जंक्शन से होने पर धारा की दिशा उलट जाती है। गर्म जंक्शन होता है वहाँ पर धारा की दिशा उलट जाती है। जैसे तांबा और लोहा के युग में, तांबा और लोहा के युग में धारा उलट जाती है, क्योंकि ये गर्म हो गया और लोहा माइनस में चल जाएगा धारा, तो इसका ठंडा हो गया, तो दोनों के युग में बदल जाता है। ए से बी जाती है गर्म से ठंडा जंक्शन से होकर गुजरती है, ए बी सी। ये क्या है, एंटीमनी, बी से बिस्मिथ, सी से कोल्ड ठंडा है। पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर इफेक्ट का पेल्टियर प्रभाव क्या है? पेल्टियर प्रभाव समझने से पहले एक बार फिर से सीबेक प्रभाव पढ़िए। सीबेक प्रभाव बोला था ना कि दो प्रकार के तार लीजिए, दोनों सिरा से अलग अलग जंक्शन बनाइए, यानी कि दो जंक्शन बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उष्मा प्रभाव होगा, और उष्मा प्रभाव होगा ताप में अंतर रहने कारण उष्मा प्रभाव होगा। इसी उष्मा से निकलता है करंट, इसलिए उसमें विद्युत धारा कहते हैं। करंट निकलती है तो विद्युत उसमें धारा कहते हैं। ये तो यही बात बोला, लेकिन पेल्टियर प्रभाव बोलता ना है कि दोनों जंक्शन एक उल्टा है ना। सीबेक प्रभाव का उल्टा है पेल्टियर। वो बोलता है कि विभिन्न धातुओं के जोड़ा एक होकर के, दोनों धातु के जोड़ा एक हो जाता है, एक होकर के एक धारा प्रवाहित बनाता है, एक ही धारा प्रवाहित बनता है। तब जंक्शन पर या तो उष्मा का उत्पादन होगा जंक्शन पर। ये दोनों का होता है, अलग अलग धातु रहेगा ना, उसको जोड़िएगा, दोनों धातु को एक हो जाता है। ये दोनों, यही धातु कॉपर था, ये है चांदी का, दोनों जोड़ दिए जंक्शन पर तो एक हो गया। कहा ये दोनों धातु का एक हो गया। अब दो धातु ना समझिए। और धारा प्रवाहित होती है, इससे क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। तब जंक्शन पर, यहाँ जहाँ जोड़े हैं जंक्शन पर, यहाँ पर उष्मा का उत्पादन होगा। चाहे उष्मा का उत्पादन होगा धारा प्रवाहित होने जंक्शन पर, और नहीं तो उष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। सीबेक प्रभाव कुछ नहीं बोला। सीबेक प्रभाव बोलता है कि बस दोनों को जोड़ दो जंक्शन पर, उष्मा होगा और उष्मा होगा, धारा प्रवाहित होने लगता है, इससे उसमें भी धारा कहते हैं। जबकि पेल्टियर प्रभाव बोलता है कि नहीं, दोनों तारों को जोड़िएगा ना, तो दोनों तारा दो नहीं हो गया, जुटेगा तो एक तार हो गया, क्योंकि दोनों अब एक तार हो गया। अब एक हो गया तो जहाँ जोड़ंडी है वहाँ पर उष्मा का अवशोषण होगा, न तो उष्मा का उत्पादन होगा, नहीं तो अवशोषण होगा। वही बोलता है पेल्टियर प्रभाव। दोनों प्रकार तार को जोड़िएगा तो एक हो गया तो जाहिर सी बात है कि जंक्शन पर उष्मा का अवशोषण होगा, नहीं तो उत्पादन होगा। पेल्टियर प्रभाव सीबेक के प्रभाव का व्युत्क्रम प्रभाव माना जाता है। जब दो भिन्न धातु के जोड़े होकर एक धारा प्रवाहित होती है, दो अलग अलग धातु का तारा होता है, तारा को जोड़ देता है, एक धारा करंट प्रवाहित होती है। जब दो भिन्न धातुओं के जोड़े होकर एक धारा प्रवाहित होती है, तब जंक्शन पर या तो उष्मा का उत्पादन होता है, जंक्शन पर का उष्मा का उत्पादन होगा।
जब यहाँ ऊष्मा का उत्पादन होता है तो तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होगा, नहीं तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। यहाँ पर जंक्शन पर ऊष्मा का उत्पादन होगा, नहीं तो अवशोषण होगा। किसका? तो ऊष्मा का। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है, कोई एक दिशा में धारा बहेगी, है ना, एक दिशा में धारा बहेगी किसी जंक्शन से होकर। मान लीजिए कि ये जंक्शन से एक दिशा में बहेगी, तो एक दिशा में ऐसे बहेगी। मान लीजिए जंक्शन रहेगा तो कोई एक दिशा ऐसे रहेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा। कोई एक दिशा से बहती है। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है, एक ही दिशा से एक दिशा में धारा बहेगा तब ऊष्मा का उत्पादन होगा। दूसरी दिशा में धारा के बहने से उस जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसे बह रही है तो दूसरी दिशा में ऊष्मा का अवशोषण होगा। इससे ऊष्मा निकलेगा, इधर से ऊष्मा का अवशोषण होगा, क्योंकि निकल रहा है तो गर्म होगा, निकल रहा है गर्म हो तो पीछे से ठंडा होगा, तो इधर से अवशोषण होगा। दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर, वही जंक्शन पर, एक ही जंक्शन से एक दिशा में धारा निकलती है तो ऊष्मा का उत्पादन होता है। और यही जंक्शन पर दूसरी ओर इधर से निकल रहा है तो ऊष्मा का उत्पादन, और उधर से आ रहे तो ऊष्मा का अवशोषण होता है एक ही जंक्शन पर। वही कह रहा है, किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है, तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यही एक ही जंक्शन से एक दिशा में धारा बहेगा तो ऊष्मा का उत्पादन होगा, इधर से बह रहा तो ऊष्मा निकलेगा, इधर से आ रहा है तो ऊष्मा का अवशोषण होगा दूसरी दिशा से। थॉमसन प्रभाव बोला था। क्या थॉमसन प्रभाव बोला था? सुनिए, ये बोला था ना, कोई तार ले लीजिए, मान लीजिए कि तार ले लिए, ये तार समझिए ना, है ना, तार ले ली, ठीक। वो तार का जो है, तार का जो सिरा है, सिरा पर ताप को नियत रखा जाए। यहाँ सिरा है ना, सिरा, दोनों सिरा पर ताप स्थिर रख दिया जाए। ताप दोनों तरह स्थिर है। इसी मतलब का ये दोनों ताप को हम लोग नियत रख दिए हैं। मान लें कि 40 डिग्री है, 40 डिग्री रख दिए दोनों ताप, दोनों सिरा का ताप का नियत रहना चाहिए, फिक्स। अब बीच में गर्म कीजिए, बीच में तार को गर्म कीजिए, बीच में मतलब कि ताप को गर्म कीजिएगा, तापमान दीजिए, ताप को बढ़ाए, दोनों सिरा का ताप को इससे रख दिए। अब बीच में तापमान बढ़ाते रहिए, मतलब गर्म करते रहिए, और गर्म कीजिएगा तो इससे धारा प्रवाहित होगा, है ना। गर्म, बीच में तार को गर्म कर रहे हैं और साथ में विद्युत करंट भी दे रहे हैं, इसमें धारा भी प्रवाहित कर रहे हैं, करंट भी जा रहा है और गर्म भी कर रहे हैं, और दोनों सिरा ताप में स्थिर है। बीच में गर्म कर रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं और करंट भी दे रहे हैं। तो इस स्थिति में देखिएगा तार 5 फीट का होगा ना, तो 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट बाएं ठंडा होगा। जाने से जा रहा है करंट, वो एरिया में ठंडा होगा, और जाने जा रहा है उधर एरिया में गर्म होगा। मान लेके जा रहा है इधर से इधर, तो पीछे वाला ठंडा होगा, आगे जा रहा है तो गर्म होगा। आगे इसी को पलट दीजिएगा। अगर धारा का दिशा इधर से इधर आएगा, है ना, तो ठंडा इधर हो जाएगा और गर्म इधर हो जाएगा। जाने में जाएगा उधर गर्म, जाने से आएगा उधर ठंडा। इधर से जा रहा है धारा इधर से आ रहा है तो इधर ठंडा, और इधर जा रहा है तो गर्म। अगर धारा की दिशा पलटेगा तो ठंडा गर्म की दिशा में पलट जाता है। यही है थॉमसन प्रभाव बोलता है, थॉमसन प्रभाव। आधा भाग ठंडा तो आधा भाग गर्म हो जाता है। चलिए, हो गया थॉमसन प्रभाव, वही लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। कर रहा है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण। देख रहे हैं कितना तार गर्म हुआ ना जी, इधर भी तार गर्म हुआ, बहुत सारा तार गर्म हुआ, तो ऊष्मा निकला। तार गर्म होने पर ऊष्मा प्रभाव पर आधारित ट्यूब घरेलू उपकरण। तो ऊष्मा प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन कौन है जो उसमें प्रभाव पर चलता है? विद्युत हीटर देखे हैं, पहला विद्युत हीटर हो गया, विद्युत प्रेस हो गया। हीटर भी ऊष्मा का प्रभाव होता है, ज़्यादा ताप गर्म होता है तो हीटर गर्म कर देता है। प्रेस भी उसी आधार है, विद्युत प्रेस। आगे वाला प्रश्न है विद्युत प्रेस। बल्ब वाला, बल्ब देख रहे हैं गर्म होता है छोला पर। ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है ऊष्मीय प्रभाव।
विद्युत हीटर देखे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर यही वाला। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना एक खांचेदार प्लेट होता है। किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना रहता है खांचेदार प्लेट। कहाँ लगे कि करंट ना मारे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना एक खांचेदार प्लेट होता है। इसमें मिश्र धातु निक्रोम या नाइक्रोम भी बोलते हैं। नाइक्रोम जो है ना, 900 नाइक्रोम नाम में आंसर है। 900 नाइक्रोम, 900 निकेल और क्रोम है तो क्रोमियम। नी से निकेले हो गया, क्रोम से हो गया क्रोमियम, तो निक्रोम बोलते हैं इसको। निक्रोम को नी से निकल या नाइक्रोम बोलिए, नी से निकल, क्रोम से क्रोमियम। निकल प्लस क्रोमियम मिलता है नाइक्रोम। क्रोमियम का मिश्र धातु है, एक एलिमेंट लगा होता है उसमें। अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण, ज़्यादा प्रतिरोध होगा ना, ये लाल हो जाता है। इससे विद्युत गुजरता है, इसे नाइक्रोम से विद्युत गुजरता है तो यह लाल हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है। और अत्यधिक उष्मा देता है, बहुत ज़्यादा उष्मा देता है ना। लाल तप्त अवस्था में ताप का तापमान 800 डिग्री सी से 1000 डिग्री सी तक चलता है। नाइक्रोम का जो तार है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे लगा रहता है। इस समझिए कि 800 डिग्री, कितना 800 डिग्री सी से 1000 डिग्री सी तक तापमान होता है। 800 से लेकर 1000 डिग्री सी तक तापमान होता है इसका। एक अच्छा हीटर होने के लिए कैसा चाहिए? अच्छा हीटर होने के लिए है ना, तापमान अधिक होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। जितना प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा उतना ही गर्म होगा ज़्यादा। और उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। एक अच्छे हीटर होने के लिए एलिमेंट की प्रतिरोध, एलिमेंट किसका रहता है? नाइक्रोम का। इसका प्रतिरोध, एलिमेंट का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। और साथ ही उच्च ताप पर है ना, तापमान भी उच्च होना चाहिए। इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। कुछ एक अच्छे हीटर के लिए तापमान अधिक ताप प्रतिरोध होना चाहिए। एलिमेंट का नाइक्रोम का तार अधिक प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे अच्छा विद्युत हीटर है। जितना प्रतिरोध है उतना ही गर्म होगा, उतना ही गर्म होगा तो उतना ही जल्दी प्रेस करेगा। अगर ऑक्सीकरण हो जाता है, एक अच्छे हीटर के एलिमेंट का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए है ना, तब जाके गर्म होगा तो ज़्यादा लाल तब तो समय उष्मा देगा तो गर्म प्रेस हो जाएगा, कपड़ा प्रेस होगा। साथ ही उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ऑक्सीकरण होकर टूट जाता है, नहीं, टूटना नहीं चाहिए। प्रेस कर रहे हैं, ऑक्सीकरण हो गया तो हीटर नहीं जी, तो तब न गर्म करेगा। हीटर है तो प्रेसों में चलेगा। चलिए ठीक है, प्रेसों तो ही कम है। इसमें देखिए विद्युत प्रेस है, विद्युत हीटर देखे थे जी, विद्युत प्रेस है ना। एक अच्छे विद्युत हीटर के का देखे, एक अच्छे हीटर के एलिमेंट के प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए। साथ में उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। ये हीटर की बात है। अब प्रेस देखते हैं, प्रेस, विद्युत प्रेस। घरेलू विद्युत प्रेस जो होता ना, यह अबरख रहता है, अबरख के ऊपर नाइक्रोम का तार रहता है। इसमें हीटर में भी नाइक्रोम का तार था, इसमें भी नाइक्रोम का तार है, निकेल प्लस क्रोमियम। अबरख के ऊपर का रहता है नाइक्रोम का तार। अबरख अच्छा प्रतिरोधी है, इसमें करंट नहीं प्रवाहित होता, जो उच्च ताप पर पिघलता भी नहीं है। अबरख एक अच्छा प्रतिरोधी है जो उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है, इसलिए इसको प्रेस में आयरन में यूज किया जाता है। अबरख को, इस प्लेट को इस्पात के उचित आकार के आवरण के अंदर रखते हैं। ये पूरा प्लेट बन जाता है। अबरख ऊपर नाइक्रोम तार तो प्लेट बन गया। यही नाइक्रोम का तार पिघलता है, गर्म होता है तो अबरख को नहीं पिघलाता है, क्योंकि प्रतिरोधी है ये अबरख। नाइक्रोम का तार के प्रतिरोधकता ज़्यादा है। इस्पात को उचित, ये जो पूरा प्लेट बन गया, इसको इस्पात के अंदर रखते हैं। इस प्लेट को इस्पात के उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है। इस आवरण के ऊपर कुचालक पदार्थ का हत्था लगा देता है। कुचालक में जगह करंट न जाए। जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। कौन? नाइक्रोम का तार, जिससे आवरण भी गर्म होता है, पूरा आवरण भी गर्म हो जाता है।
कपड़े को प्रेस कर देती है। विद्युत प्रेस क्या है? अभ्रक के ऊपर तार, नाइक्रोम का तार लगा रहता है, इस्पात के आवरण में रखा जाता है। अभ्रक विद्युत प्रतिरोधी है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है, इसमें करंट नहीं आती है। उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है अभ्रक, उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता, इसलिए इस्पात के अंदर रखा जाता है और आयरन में प्रयोग किया जाता है अभ्रक को। विद्युत बल्ब जो है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था खोज। एडिसन, ये जो बल्ब है, बल्ब एक अंदर टंगस्टन का तार रहता है। किसका? टंगस्टन का तार, जब फिलामेंट रहता है। विद्युत हीटर में तो फिलामेंट था, नाइक्रोम का तार, लेकिन विद्युत बल्ब जो रहता है, हम लोग बल्ब बांटते हैं, वो फिलामेंट जो बनल रहता है, ये टंगस्टन का बना रहता है। ये टंगस्टन को ऑक्सीकरण न हो जाए, मैंने टूट न जाए, ये टंगस्टन जल्दी टूट न जाए, ऑक्सीकरण न हो जाए, इसके अंदर निर्वात कर देता है, बल्ब के अंदर निर्वात। अब कभी कभी निर्वात न करके कभी कभी नाइट्रोजन या आर्गन का गैस भरता है। फिलामेंट लगा रहता है ना, टंगस्टन, इनमें टंगस्टन का तंतु में फिलामेंट लगा रहता है। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करता है। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करता है, या कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके उसके अंदर नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। न से निर्वात, न से नाइट्रोजन गैस। निर्वात न कीजिएगा तो नया से नाम है नाइट्रोजन गैस, न तो आर्गन गैस, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है आकाश में, वही आर्गन गैस को भर देते हैं इसमें, जिस कारण टंगस्टन का ऑक्सीकरण नहीं होता है जल्दी। ये जब बल्ब टंगस्टन का बना रहता है, क्यों? क्योंकि इसका टंगस्टन का उच्च तापमान पर भी वाष्पीकरण नहीं होता जल्दी, और जल्दी गलता भी नहीं है। ताकि उच्च ताप पर टंगस्टन है, उच्च तापमान पर टंगस्टन का वाष्पीकरण न होता है। वाष्पीकरण न होने के कारण है ना, इसको बल्ब के अंदर भरा जाता है। वाष्पीकरण न होगा मैंने गलेगा नहीं जल्दी। उच्च तापमान पर टंगस्टन वाष्पीकृत होकर बल्ब के दीवारों को काला कर देता है। अब कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो तापमान गल जाता है, जिसको बल्ब के दीवार देखे तो काला हो जाता है, वही वाष्पीकरण हो गया। तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होला पर काला हो जाता है, इसी को ब्लैकनिंग कहते हैं। तो ब्लैकनिंग क्या है? उच्च तापमान पर टंगस्टन का वाष्पीकरण नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तापमान मिलता है टंगस्टन को, तो वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण हो जाता है तो दीवार पर क्या होता है, काला काला आ जाता है, देखिएगा बल्ब में काला हो जाता है। उस क्रिया को ब्लैकनिंग कहते हैं। टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब में उसके गलनांक 3500 उच्च होने के कारण किया जाता है। सोचिए कि गलनांक, टंगस्टन का जो गलनांक है, गलनांक 3500 डिग्री सी है, उच्च है ना, 3500 डिग्री सी है, इसलिए टंगस्टन को बल्ब के अंदर किया जाता है। 3500 डिग्री सी गलनांक है, माने 3500 डिग्री सी मिलेगा, 3500 डिग्री सी से भी ज़्यादा मिलेगा, उच्च मैंने कहा ज़्यादा है, इसका गलनांक 3500 डिग्री सी उच्च से भी ज़्यादा होगा, तब जाके टंगस्टन गलेगा। इसलिए टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में करते हैं। धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप 1500 डिग्री सी से 2500 डिग्री सी तक होता है। सोच लीजिए, टंगस्टन का तापमान 3500 डिग्री सी है, 3500 डिग्री सी से अधिक होगा तब गलेगा, और जबकि हम लोग करंट देते हैं उसमें 1500 से 2500 डिग्री सी, तो मैं इतना कम है 10 अभी तक जाते हैं। साधारण बल्ब में तो दी गई विद्युत ऊर्जा जितना होता है, माने विद्युत ऊर्जा जितना जाता है टंगस्टन में, वो विद्युत ऊर्जा का 5 से 10% भाग ही प्रकाश में प्रयुक्त करता है। विद्युत ऊर्जा जितना जाता ना है, एक में 100% जाता होगा, तो टंगस्टन में जाता है 100% विद्युत ऊर्जा, तो 5 से 10% हम लोग को ऊर्जा प्रकाश में प्रयुक्त करता है। विद्युत ऊर्जा का 5% से लेकर 10% भाग तक ही प्रकाश में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट देखिए ना,
आर्गन और Hg, अक्रिय गैस आर्गन और Hg पारा, दोनों का गैस भरा रहता है। इसमें दोनों का गैस भरा रहता है, भर देते हैं। और दोनों किनारा पर देखिएगा, दोनों किनारा पर इधर से इधर किनारा पे पर दोनों तरफ बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगा रहता है। किसका? बेरियम ऑक्साइड के तंतु दोनों तरफ। जिसमें करंट जाती न है, Hg प्रकाश उत्पन्न करता है। अब किनारे किनारे जो रहता है प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है, जो उजला उजला मरकरी में ट्यूबलाइट में देखेगा। उजला उजला जो रहता है उस ट्यूबलाइट में प्रदीप्तशील पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है, जो यही प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह उष्मा माने प्रकाश देता है। ये जो प्रकाश उत्पन्न होता है इसमें सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत दिखाई देता है। क्यों? प्रदीप्त का लेप चढ़ा रहता है, वही दिखाता है। इसकी दक्षता बल्ब की अपेक्षा अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 60-70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जितना दीजिएगा 100 विद्युत करंट जाएगा तो 60-70% प्रकाश में कन्वर्ट करता है। 30% खर्च होता है, इसलिए बल्ब से अच्छा है। इसमें पराबैंगनी किरणें निकलते चाहिए, पराबैंगनी किरणें। और प्रकाश, दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन तो हमें करता है, दृश्य प्रकाश का। ट्यूबलाइट इसमें कांच की एक लंबी ट्यूब बने होते हैं, एक कांच के बन रहता है, जिसके अंदर दीवार पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ, जिसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। प्रतिदीप्त पदार्थ को बोलते हैं फ्लोरोस्केंट सेंस भी कहिए। सफिशिएंट का लेप चढ़ा रहता है, कांच रहता है, कांच पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ फ्लोरोसेंस का लेप चढ़ा रहता है, जो सूर्य के प्रकाश तरह है ना प्रकाश देता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारा के साथ भर देता है। आर्गन अक्रिय गैस है, पारा के साथ भर देता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड की तरह चढ़े हुए 2 तंतु लगे रहते हैं। बेरियम ऑक्साइड के दोनों किनारों पर तंतु लगा रहता है। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित की जाती है, इस तंतु में धारा प्रवाहित करते न हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। इसमें तंतु में बेरियम ऑक्साइड जो है, बेरियम ऑक्साइड इसमें तंतु है बेरियम ऑक्साइड के दोनों तरफ। इसमें करंट जागा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है, जिससे ट्यूब में जो भरल है गैस आर्गन और पारा का Hg का आयनीकृत होता है। यही इलेक्ट्रॉन है से Hg और आर्गन को और Hg को दोनों को आयनीकृत करता है। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, जो ट्यूब में भरी गैस आयनीकृत करते हैं। गैस का आयनीकृत करता है कौन? इलेक्ट्रॉन से ये दोनों गैस को आयनीकृत करता है। आयनीकरण से उत्पन्न आयन के प्रवाह के फलस्वरूप ट्यूब में धारा बहने लगती है। जब आयनीकृत होने लगता है, दोनों गैस का आयनीकृत होने लगता है, ट्यूब में धारा बहने लगता है ऊपर नीचे। जब आयनीकृत हो जाता है दोनों गैस का, तो करंट प्रवाहित होने लगता है। आयनीकृत करते हैं, आयनीकृत से उत्पन्न आयनों के प्रवाह के फलस्वरूप ट्यूब में धारा बहने लगती है। ट्यूब स्थित पारा गर्मी पाकर के, ट्यूब में रहता है पारा, गर्मी पाकर के उष्मा में कन्वर्ट होता है। ऐसे देखिए गर्मी पाकर के उष्मा में फैल जाता है, जिसे बुखार नापते हैं Hg से। पारा है गर्मी पाकर के वाष्पित होता है तथा इससे विद्युत उत्सर्जन होने के कारण पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होता है। पारा गर्मी पाकर का होता वाष्पित हो जाता है, फैलता है और विद्युत उत्सर्जन होने लगता है। अब विद्युत उत्सर्जन होने लगता है,
ये होने के कारण पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करता है। क्या करता है? पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करता है गैस मरकरी। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रे उत्पन्न करती है जब यह किरणें ट्यूब के दीवारों पर पूते प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर पड़ती है। यही किरणें पराबैंगनी किरणें जब दीवार पर का है प्रतिदीप्तशील पदार्थ है, यही किरणें पराबैंगनी किरणें प्रकाश पर पड़ती है दीवार पर, इधर उजला उजला लगा रहता प्रतिदीप्तशील पदार्थ आयनीकृत होकर के गैस पराबैंगनी किरणें से टकराता है। यही पराबैंगनी किरणें जाता है दीवार पर, तो दीवार पर तो प्रतिदीप्तशील पदार्थ लगल है ना, तो दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है। पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती है जब एक किरणें पराबैंगनी किरणें ट्यूब की दीवार पर पूतल रहता है प्रतिदीप्तशील पदार्थ, उसी पर पड़ता है। पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर पड़ता है तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति मैंने कम आवृत्ति के दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। पराबैंगनी खतरनाक है, लेकिन जब यही पराबैंगनी किरणें निकलता है तो दीवार पर पड़ता है मरकरी के दीवार पर, तो इस पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ लगा रहता है। तो पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर टकरता है तो कम आवृत्ति के है ना अवशोषित करके निचली मैंने कहा कम आवृत्ति के दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिससे हम लोग को नुकसान नहीं होता है। प्रतिदीप्त पदार्थ के बहुत काम है ना। ट्यूब में उपयोग किया जाने वाला प्रतिदीप्तशील इस प्रकाश लगा जाता है कि उससे उत्पन्न प्रकाश प्रतिदीप्तशील पदार्थ से उत्पन्न होने वाला प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत दिखाई पड़ता है। सोच के ऐसे लगाया जाता है। ट्यूब में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न करता है। इसमें ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न करना, अब चाहिए कि इसको बारिश खुद छू भी सकता है, गर्म नहीं होगा। इसलिए ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। इससे लगभग 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। अच्छा, क्यों ऊष्मा कम उत्पन्न होता है? इसमें ऊष्मा ऊर्जा क्यों कम होता है? क्योंकि 100% आया करंट 60 से 70% प्रकाश में बदल गया, तो हीट होने गर्म होने का टाइम कहाँ मिला? 30% में। इसलिए ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। इसलिए लगभग 60 से 70% विद्युत ऊर्जा जो आती है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए ट्यूब की दक्षता बल्ब की तुलना में अधिक होता है। तो ट्यूब की दक्षता अधिक होता है बल्ब से। जैसे 1 वाट की ट्यूब लीजिएगा तो 1 वाट के बल्ब की तुलना से 6-60 गुना अधिक होता है। 1 वाट का ट्यूब लीजिएगा और 1 वाट का बल्ब लीजिएगा तो समझिए एकरा से बल्बा से 6-60 गुना इसका दक्षता अधिक होता है। माने दक्षता का मतलब का अधिक प्रकाश देता है। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिव मैंने प्रत्यावर्ती, और धारा मैंने करंट, एसी बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं। यह एक ऐसा युक्ति है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। देखिए यहाँ 0 था अधिक, समय के अनुसार क्या हो गया, यहाँ बदल गया, 0 से अधिक हो गया। अब दिशा भी बदला, जैसा भी चल रहा था ऊपर, अब दिशा हो गया नीचे में। तो परिमाण और दिशा दोनों बदलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। परिमाण देख रहे हैं, यहाँ था 0 हो गया अधिकतम, तो परिमाण हो गया 0 से अधिकतम, फिर अधिकतम से 0, तो परिमाण भी बदला और दिशा बदला। इसलिए कि जा रहा था ऊपर में है, अब घूम गया नीचे में है। दिशा भी बदलता समय के साथ।
फिर जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, फिर जीरो से उल्टी दिशा में, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से फिर जीरो। इसी को बोलते हैं एक चक्कर लगता है। एक चक्कर जो लगाने में है ना, एक चक्कर हो जाता है, इसी को एक चक्कर कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती चक्कर लगा रहा है ना, तब प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर है यहाँ से यहाँ तक। जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, फिर जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, इसको प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहते हैं। यानी कि एक चक्र कहते हैं